जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए लेक्चर के माध्यम से हम लोग बात करेंगे वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियो के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, साथ ही साथ बात करें तो वैदिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों को वन बाय वन करके चैप्टर बाय चैप्टर हमने डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें आज के इस वीडियो में, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तथा जानेंगे कि यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें कि आज के सेशन की, तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल कहें या ऋग वैदिक काल संस्कृति का कालखंड कहें या कालक्रम कितना माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालक्रम था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के कालखंड को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम था या कालखंड था कितना माना जाता है, तो वो माना जाता है 1000 बीसी से लेकर के यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 बीसी तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो बात करें कि तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि जौ, चावल, गेहूं का साक्ष्य जो कि आपको वैदिक काल में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा चावल। अगर बात करें कि वैदिक काल में जौ को क्या कहा जाता था, जो जौ को यौ कहा जाता था, गेहूं को गोधुन कहा जाता था। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात करें चावल को, तो चावल को ब्रीही कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको जनरली एग्जामों में देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो वेदों की संख्या कितनी थी। तो बात करें वेदों की संख्या 4 थी। कौन कौन थी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी 4 वेदों की संख्या देखने को आपको वैदिक काल में देखने को मिलती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बात करें भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि वेद कहा जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में अगर देखने को आपको 10 मंडल, साथ ही साथ 1028 सूक्ति देखने को आपको मिलती हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना गया है, तो सरस्वती नदी को माना गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। तो अगर बात करें तो गोत्र व्यवस्था जो कि प्रचलन में आई थी आपको देखने को मिलेगा, तो वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें वैदिक काल में, तो यह वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो जौ को कहा जाता था, गेहूं को गोधुन, चावल को ब्रीही कहा जाता। साथ ही साथ अगर बात करें गाय को, तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। बेहू जो प्रयोग होता था वो चावल के लिए प्रयोग होता था। बात करें प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण की अगर बात करें तो जो कि आपको देखने को मिलता है वो होगा मत्स्य पुराण, यानी कि मत्स्य पुराण जो कि हो जाएगा वो सबसे प्राचीनतम पुराण है। आपको पूछ सकता है कि मत्स्य पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है, सातवाहन वंश का मिलता है। वहीं अगर विष्णु की बात करें तो मौर्य वंश के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। अगर बात करें वायु पुराण के बारे में, तो वायु पुराण में आपको गुप्त काल के शासनकाल का वर्णन मिलता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछ सकता है कि मत्स्य पुराण में किस काल का या किस शासन का मिलता है, तो सातवाहन वंश का साक्ष्य मिलते हैं। वहीं विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश के शासनकाल का वर्णन मिलता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की बात करें तो इंद्र थे। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 1 यानी इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगर बात करें निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता, तो कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक
कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि CGPCS 2016 में ये क्वेश्चन, यानी जितने भी ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, तो वो सारे जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि स्टेट PCS हो या फिर वनडे एग्जामों से संबंधित क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ के देखने को मिलेंगे। बात करें ऋग्वेद में कितने सूक्त थे, तो 1028 सूक्त थे। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। वहीं बात करें कि गायत्री मंत्र वैदिक काल में, ये ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णन है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगर बात करें आर्यों का प्रिय पशु कौन था, तो आर्यों का प्रिय पशु जो था वो गाय था। वहीं आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्यों के द्वारा वैदिक काल में जो युद्ध लड़ा जाता था वो कौन सा था गाय के लिए, तो गविष्ठ नामक युद्ध आर्यों के द्वारा वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध होता था। बात करें आगे आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो आपको जैसे कि सिंधु सभ्यता में देखने को मिला था कि सिंधु सभ्यता जो थी तो वो शहरी सभ्यता थी। अगर वहीं बात करें वैदिक कालीन सभ्यता या आर्यों की सभ्यता, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। बात करें उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या जो कि आपको 108 देखने को मिलती है। अगर वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, जो कि अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है कि अगर वहीं बात करें सामवेद, तो सामवेद आपको संगीत से संबंधित था। बात करें अगर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद आपको जो कि बल ईश्वर महिमा से मिलता था, यानी कि आपको देखने को कई बार यहाँ से मिल सकता है कि सामवेद संगीत से संबंधित था। बात करें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद औषधियों तथा जादू टोना से संबंधित था। अगर वहीं ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद को आपको देखने को मिलेगा कि ईश्वर महिमा से संबंधित था। अगर बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो कि आपका कर्मकांड या फिर कहें यज्ञ आहुतियों का वर्णन कर मिलता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A का 3, यानी A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो केकई के शासक थे। अगर बात करें निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही का क्रम कौन सा है, तो कई बार यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी कि अगर बात करें तो वेदों की जो 4 थी, ब्राह्मण, आरण्यक की संख्या आपसे पूछ सकता है। तो आरण्यक जो 7 आरण्यक थे, उपनिषदों तो 108 उपनिषद थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट के बारे में, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक नदी वर्णित है उसको सिंधु नदी की चर्चा आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदी उसमें किस के नाम से किया जाता, तो चिनाव नदी की। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि झेलम को किस नाम से जानता था। झेलम को बितस्ता, रावी को परुसड़ी, व्यास को बितिस्ता। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये UPPCS को जो GIC प्रवक्ता का एग्ज़ाम होता था तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कई एग्जामों, वनडे एग्जामों में भी पूछता है कि चिनाव नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था। अस्किनी, रावी को परोसड़ी, झेलम को बितिस्ता, वहीं व्यास को विपाशा कह करके पुकारा जाता था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कुब्रा तथा कुर्मू नदी जो थी वो अफगानिस्तान में वर्णन इनका मिलता है। अगर बात करें गोपद ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो गोपद ब्राह्मण जो कि संबंधित है आपका अथर्ववेद से। अगर बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो कि 9वां मंडल जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद आपको सबसे पुराना वेद मिल जाता है। बात करें वेद त्रयी नाम है, तो तीनों वेदों का यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऊपर के तीनों वेद जो कि आपको वेद त्रय में इनका वर्णन मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है या वर्ण व्यवस्था का, तो आपको देखने को मिल जाता है इसका, यानी ऋग्वेद में आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिए। तो
यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद का कौतकी तथा ऐतरेय थे। वहीं सामवेद की बात करें तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे तो वो पंचविश थे। अगर बात करें अथर्ववेद की तो अथर्ववेद का गोपद था। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 3, एक सी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो आप देख सकते हैं कि RS तथा RTS प्री 2013 में यहाँ से क्वेश्चन उठा था। बात करें वहीं इस क्वेश्चन के बारे में, आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। IAS प्रीसियस इन 1999 में यहाँ से क्वेश्चन उठा था। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किस वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? तो ऋग्वेद, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी, यानी ऋग्वेद में यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 35 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी प्रावधान किए जाए। वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र देवता को। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो कि ऋग्वेद पर आधारित है। बात पर ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या कितनी थी? तो जो सूक्तियाँ थी वो 1028 सूक्तियाँ ऋग्वेद में देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो ऋग्वेद में जो चर्चा होती थी वो अगर बात करें तो स्रोत एवं प्रार्थनाएँ थी। अगर वहीं बात करें अथर्ववेद में तो अथर्ववेद में जादू टोना थे। सामवेद की बात करें संगीत की चर्चा थी। अगर वहीं बात करें यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा ए, यानी कि ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 41 ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, या शब्दों का संकलन, या युद्ध संकलन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोतों का संकलन। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अगर बात करें तो ऋग्वेद का पुराण जो सोम देवता और पे पर नामकृत देवता, यानी सोम देवता और पे पर नामकृत देवता जो कि ऋग्वेद संहिता के 9 मंडल से संबंधित है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह अयस्क के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो अतरंजी खेड़ा यूपी से मिले थे। बात करें उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें थी। बात करें उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन था। अगर वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 46 के बाद निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो अगर बात करें वैदिक साहित्य में तो मोक्ष की चर्चा जो आपको देखने को मिलती है वो उपनिषद में देखने को मिलती है। अगर बात करें अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में आपको देखने को मिलता है कि यम नचिकेता, साथ ही साथ ओम शब्द का वर्णन मिलता है। अगर बृहदारण्यक की बात करें तो सबसे पुराना जो कि उपनिषद था वो बृहदारण्यक उपनिषद था। वहीं आपको देखने को मुंडकोपनिषद से आपको सत्यमेव जयते कुछ ऐसे जो कि क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको एग्जामों में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वैदिक नदी कुब्रा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान कुब्रा काबुल में पाई जाती थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो परूसड़ी रावी नदी को कहा जाता था, सदानीरा गंडक नदी को, सतुद्री सतलज को, कुब्रा काबुल को। तो इस प्रश्न का जो सही होता है ए का 2 और
बी का थ्री, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास, यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की में, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो आपको देखने को मिलता है बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद काल की जनता मुख्यतः इसमें विश्वास करती थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, 14वीं शताब्दी पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो आपका बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ था। वही बात करें प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी या परौसड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। बात करें बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अभिलेखों देवी देवताओं एवं नामों उल्लेखों को प्राप्त हुआ था, तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं उनके नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? बोगज कोई अभिलेख। अगर वहीं बात करें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख राजा विदेह माधव ने संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगढ़। अगर वहीं बात करें कि उत्तरी भारत में आर्यीकरण किसने किया था, तो गौतम राहुगढ़ ने किया था। वहीं बात करें दक्षिणी भारत का आर्यीकरण किसने किया था, तो ऋषि अगस्त्य ने किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में देखने को आपको मिलता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 58 के बाद में, पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, ऋग्वैदिक धर्म था, तो बहुदेववादी, एक ईश्वरवादी, अद्वैतवादी यानी ब्रह्मवादी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बहुदेववादी था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो आपसे यहाँ से कई बार बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से 1 बाई 1 करके आपको देखने को एग्जाम क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से, तो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। वहीं बात करें गायत्री मंत्र प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। अगर वहीं बात करें प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था, तो शिकार था। अगर बात करें निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया था, तो सरस्वती को मतेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा संबोधित किया जाता था। 65 की बात करें, निम्नलिखित उल्लेख यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता था, तो जौ के लिए प्रयुक्त होता था। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित थे, तो किकिट थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो अगर देखने को यहाँ से मिलता हुआ वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी वंश परंपरागत राजतंत्र वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय प्रणाली थी। वैदिक युगीन सभा थी, तो आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता था, तो वैदिक युगीन जो सभा थी मंत्री परिषद थी। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्ति समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वेद जो कि सूक्ति समर्पित है तो इंद्र समर्पित है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि जो समर्पित है ऋग्वेद के सर्वाधिक जो समर्पित है वो आपको अगर बात करें तो अग्नि से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। बात करें निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात करें तो इंद्रदेव थे।
वहीं बात करें संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16 संस्कार थे। अगर बात करें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। वहीं बात करें नेक्स्ट के बारे में, गायत्री मंत्र की चर्चा किस रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। बात करें गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराण 18 पुराण थे। बात करें श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गई थी, तो संस्कृत में लिखा गई थी। वहीं अकबर काल में इसको रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो जय संहिता इसका प्राचीन नाम था, तो जय संहिता था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो बासुकी ने प्रस्तुत किया था। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो कई बार आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप समझिए इस चीज़ को कि आप थ्योरी के साथ साथ अगर क्वेश्चन भी उस टॉपिक से बना रहे हैं, तो ओवरऑल समझ के साथ आप वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ को भी टच करते हुए जाएंगे। तो ईमानदारी के साथ आप बताइएगा कि आपके कितना स्कोर, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर आपके सही हो रहा है। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। अगर वही बात करें धर्मशास्त्र के समय, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। अगर बात करें ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी। वहीं बात करें वैदिक कर्मकांड में होता था या किसका उल्लेख मिलता था, तो वैदिक कर्मकांड में अब देखने को मिलता था, तो ऋग्वेद से संबंधित था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ था, गाय के लिए प्रयोग होता था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 85, ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को समझा जाता था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी 86 के बारे में, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। तो लगभग जो कि 86 क्वेश्चन वैदिक काल से संबंधित जो कि एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लिया है। तो अब आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 86 में से आपका स्कोर, यानी 86 में से आपका स्कोर कितना हो रहा है। क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को, थ्योरी के साथ यदि आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे तो ओवरऑल समझ के साथ साथ आपके एक ये समझ भी विकसित होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।